तिरंगा का जो अपमान आपने देखा लाल किला में, खालिस्तानी झंडा, आज सुनने में इतना बुरा लगता है शहरीन, जब ये कोई कहता है कि अगर देश का किसान अगर वहां बैठा है आंदोलन में और देश का किसान ही अगर वो खालिस्तानी झंडा लगा के हमारे तिरंगा का अपमान करता है, तो हमारे नजर में वो देश का किसान, चाहे वो अन्नदाता ही क्यों ना हो, वो भी देशद्रोही है। क्योंकि तिरंगा का अपमान करने वाला, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो किसान है, वो हमारे नजर में देशद्रोही है। जिस तरीके से देखिए अलग अलग बॉर्डर को जाकर खाली करवाया गया, 144 धारा लागू करवाई गई, लेकिन फिर भी टिकैत मरने की बात करते हैं, फिर भी आत्महत्या करने की बात करते हैं। क्यों? जब आपको खुद किसान ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब बिल ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो अपने घर को लौट गए हैं, फिर भी राकेश टिकैत डटा हुआ है, वहां बैठा हुआ है कि नहीं हम तो रहेंगे। और हमारे केजरीवाल जी जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे बिजली लोग लेकर चले जाते हैं, बिजली बत्ती की मैं इंतजाम करूंगा तुम करो, पानी मैं दूंगा तुम करो। कारण ये है क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां जो है इसी से चलती है। दो चीज का, तीन चीज इनको फायदा होता है। एक तो वोट बैंक बन रहा है इनका, वोट आ जाएगी इनको। दूसरा, कहीं ना कहीं पैसे गर्म हो रहे हैं। मैम 26 जनवरी पे जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है और जो असली चेहरा लोगों का देखने को मिला, जो अपने आप को किसान कह रहे थे, उसके बाद अब राकेश टिकैत आंसू बहा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के पुलिसकर्मी घायल हुए और उसके बावजूद भी यहाँ के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उन पुलिस वालों के लिए एक शब्द नहीं कहा, बल्कि ये कहते हैं कि राकेश टिकैत जी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं क्योंकि तुम्हारी मांग जायज़ है। देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल जी से बात करने से पहले मैं इस घरियाली आंसू की बात करूंगी जो राकेश डकैत ने किया। वो टिकैत नहीं, डकैत एक्चुअली, राकेश डकैत, जिसका कि खुद भाई नरेश डकैत कहता है कि पंचायत टिकैत जो कि पंचायत ने बैठक की है, उस बैठक में क्लियर कह दिया है कि ये आंदोलन अब वहाँ पे खाली टेंट है, वहाँ पे कोई किसान नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बची है तो एक राजनीति बची हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरीके से राकेश डकैत बिल्कुल घरियाली आंसू रो रहा था और रोते हुए ये कह रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं भूख अनशन पे बैठ जाऊंगा, हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि इनको ये जो इनका जो मेन है ना बॉस, इनको पता है कि बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मशक्कत के एक अनशन पे बैठ जाने से हमारा जो सरदार है वो 2 सेशन से मुख्यमंत्री बना हुआ है अरविंद केजरीवाल जी। तो उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के बाद दिल्ली का कोई एक नया नेता और मुख्यमंत्री बनेंगे तो यही राकेश टिकैत जी बनेंगे। तो इसके लिए फॉलो वही कर रहे हैं जो इनका सरदार है अरविंद केजरीवाल, जो कि भूख हड़ताल और अनशन पे बैठ के मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेता है, जो बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आज सारी सुख सुविधाओं को झेल रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। आज के टाइम में राकेश टिकैत जी का रोने का वीडियो वायरल हो रहा है, आप ये देखो, वो आत्महत्या की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक अलग से वीडियो ट्विटर खेला जा रहा है, उसमें वो लिखते हैं कि पुलिस कर्मियों ने और प्रशासन ने गोली क्यों नहीं चलाई, जब तिरंगा पे हाथ गया तो गोली क्यों नहीं चलाई, क्योंकि ये मानना ही यही चाहते हैं और चाहते ही यही थे कि 26 जनवरी को दंगा हो, 26 जनवरी को प्रशासन गोली चलवाए। ये चाहते थे कि पुलिसकर्मी, जो क्योंकि पुलिसकर्मियों को घायल किया गया, तलवारबाजी हुई, आज इन खालिस्तानियों ने वहां पे तलवारबाजी दिखाई राकेश टिकैत के कहने पर। राकेश टिकैत की उंगलियों पर जो नाच रहे थे, इनके जो एक खुन्नस है ना राकेश टिकैत की, और जो एक अलग समुदाय जो इस चीज को भड़का रहा है, इनकी प्रॉब्लम एक्चुअली इस बिल से नहीं है, इनकी प्रॉब्लम थी आज इस प्रशासन से कि ये शुरू से चल रहा है कश्मीर का मुद्दा, इनको चल रहा है 3 तलाक वापस जो खत्म किए गए उसका मुद्दा, और इतना ही नहीं, राम मंदिर का मुद्दा, ये सारी मुद्दों का एक उनको एक खौफ है, उनको एक डर है, उनका एक गुस्सा है, जो इस बिल को लेके वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए अलग अलग बॉर्डर को जाकर खाली करवाया गया, 144 धारा लागू करवाई गई, लेकिन फिर भी टिकैत मरने की बात करते हैं, फिर भी आत्महत्या करने की बात करते हैं। क्यों? जब आपको खुद किसान ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब बिल ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो अपने घर को लौट गए हैं, फिर भी राकेश टिकैत डटा हुआ है, वहां बैठा हुआ है कि नहीं हम तो रहेंगे। और हमारे केजरीवाल जी जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे बिजली लोग लेकर चले जाते हैं, बिजली बत्ती की मैं इंतजाम करूंगा तुम करो, पानी मैं दूंगा तुम करो। कारण ये है क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां जो है इसी से चलती है। दो चीज का, तीन चीज इनको फायदा होता है। एक तो वोट बैंक बन रहा है इनका, वोट आ जाएगी इनको। दूसरा, कहीं ना कहीं पैसे गर्म हो रहे हैं, फंडिंग हो रही है। आप देखिए ये चीजें भी खुलकर सामने आई कि इनकी फंडिंग ननिहाल से हो रहा है, राहुल गांधी के इटली से भी फंडिंग हो रही है। तो ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी का आपने देखा होगा कि ऐसे कई चेहरे नजर आए जो कि हमारे भारत के सबसे गरीब किसान वाड्रा जी के साथ नजर आते हैं, जो इंसान वो उस वहां पे रैली में दिखे हमें। तो उस किसान रैली में
लाल किला पे वो इंसान क्या कर रहा था जो वाड्रा जी के साथ गले में बैठ के मीटिंग करता है, जो राहुल गांधी के साथ बैठ के मीटिंग करता है, वो इंसान वहां रैली में क्या कर रहा था? बात अभी आपने देखा होगा दीप सिंधु को लेकर बात चल रही थी कि वो बीजेपी का आदमी है, और बाद में पता चलता है कि वो कांग्रेस का आदमी है। बस उन्होंने एक सनी देओल के साथ फोटो क्लिक करा ली तो वो कहते हैं कि बीजेपी का आदमी है। तो इस तरीके से मैं तो ये भी कहूंगी, अनिल कपूर ने अगर फोटो खिंचवा ली दाऊद अब्राहम के साथ, तो दाऊद अब्राहम के साथ उनका नाम है। सब आपने संसद में देखा होगा राहुल गांधी ने मोदी जी को गला लगाया था रोते हुए, तो मतलब ये राहुल गांधी जो पप्पू हैं हमारे, जो वो बीजेपी के आदमी है। तो एक फोटो को लेकर और स्क्रीनशॉट को लेकर इतनी बातें चल रही है कि दीप सिंधु आज तो अगर आप इतना ही है, क्या बीजेपी सरकार इतनी बेवकूफ है कि अपने आदमी को भेज देगा रैली में दंगा करवाने के लिए? तो इनको पता नहीं है क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं। ये इनको पता है कि आंदोलन खत्म हुआ, मेरा दुकान बंद, मेरी राजनीतिक रोटियां जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, जो फंडिंग आ रही है, जिससे मेरा घर चल रहा है, जिससे मैं एक बड़ा नेता बन सकता हूं। आज देखिए इन आपस में किसान मंत्री जितने भी थे, किसान नेता जितने भी थे, उनके में फूट पड़ गए। उनके में खुद आपस में समझदारी नहीं है, खुद आपस में इनका समझौता नहीं है, खुद आपस में इनका एक यूनिटी नहीं है, सब में अलग अलग फूट पड़ गए। कोई किसान नेता इधर भाग रहा है, कोई किसान नेता अलग भाग रहा है। और इतना ही नहीं, साथ में इनके ऊपर देशद्रोह का भी बिल लगा और देशद्रोह का इनके ऊपर आरोप लगा है। दूसरा एक ऐसा भी आरोप लगा है जिससे कि देश छोड़कर नहीं भाग सकते। तो आज राकेश टिकैत जो कहता है कि मैं ही आत्महत्या कर दूंगा लेकिन इस मंच को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कारण यह है कि उनके ऊपर दबाव है, दबाव है ऊपर से, दबाव है उनको ऊपर की। केजरीवाल जी आज अगले दिन कैसे पहुंच गए पानी और बिजली लेकर कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मत हार मारना, क्योंकि उनको पता है केजरीवाल जी अब तो मुख्यमंत्री बन गए, अनशन पे तो बैठ नहीं सकते ना किसानों के लिए, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे कि आप अपना आंदोलन जारी रखो, मैं आगे संभाल रहा हूँ। आपने जो राकेश टिकैत को लेकर बात की तो लोगों की तरफ से ये भी बातें उठ रही हैं कि जिस तरीके की बात है राकेश टिकैत इन रोते रोते कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी को वोट दिया था। तो यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कहीं वो कुरुक ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की चीजें इन्होंने दिल्ली में करने की कोशिश की है तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में इनके ऊपर कोई ना कोई केस दर्ज हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए इस सारी चीजें हो रही हैं। देखिए ये सारे जितने भी किसान नेता थे वो अलग अलग हो गए, वो अपने घर को लौट गए। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी के अंदर एक अलग दहशत है, क्योंकि सब कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, लेकिन जो राकेश टिकैत जी है ना वो उत्तर प्रदेश से है। और इनको विकास दुबे की कहानी पता है किस तरीके से ये एसयूवी में बैठने से डरते हैं। तो ये एसयूवी में बैठने से इसलिए डरते हैं कि उत्तर प्रदेश ही लौट कर जाना है इनको। तो आपने एक कहानी सुनी होगी, ये कहते हैं हर बात पे कि सरकार ने, प्रशासन ने गोली क्यों नहीं चलाई। तो अब ये आपने कहानी सुनी होगी। अब एक छोटी सी बात है कि घर में अगर कोई डकैत घुस जाए, और एक हमने सुनी थी स्टोरी बचपन में, मेरी माँ ने सुनाया था, घर में बचपन में कोई घुस जाता है और वहाँ पे ना दो बेटियों को छुपा दिया जाता है क्योंकि वो उसकी इज्जत पे, आबरू पे उंगली डालना चाहते हैं। और वहीं पे एक बूढ़ी माँ बैठ के रो रही होती है, तो डकैत पूछता है तू क्यों रो रही है, तो उनको घर में निकालने के लिए ना घर को जला दिया जाता है। तो बोलते हैं कि अगर अपनी बेटी की इज्जत पहले ही लुटवा लेती तो ये घर नहीं जलता तेरा। तो आज वही राकेश टिकैत कह रहा है कि अगर ये किसान मुद्दा खत्म हो जाता, अगर हमारे आंदोलन पहले से एक्सेप्ट कर ली जाती, ये बिल वापस ले लिया जाता, तो शायद ये बंदूकबाजी नहीं होती, शायद ये तिरंगा का अपमान नहीं होता और ये खालिस्तानी झंडे नहीं लगते। इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो ये जो बदसलूकी और ये बदतमीजी जो हो रही है, तिरंगा का जो अपमान आपने देखा लाल किला में, खालिस्तानी झंडा, आज सुनने में इतना बुरा लगता है शहरीन, जब ये कोई कहता है कि अगर देश का किसान अगर वहां बैठा है आंदोलन में और देश का किसान ही अगर वो खालिस्तानी झंडा लगा के हमारे तिरंगा का अपमान करता है, तो हमारे नजर में वो देश का किसान, चाहे वो अन्नदाता ही क्यों ना हो, वो भी देशद्रोही है। क्योंकि तिरंगा का अपमान करने वाला, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो किसान है, वो हमारे नजर में देशद्रोही है। और ये तिरंगा का अपमान सहने के बाद भी ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। फिर क्या कहेंगे केजरीवाल जी? आज देख लीजिए इस तरीके के जो ये लोग, इनका जो सह है ना, ये केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की चीजें चल रही हैं इन सारे आंदोलनों को लेकर, तो लोगों की तरफ से भी ये कहना है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो राकेश टिकैत के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो और या फिर वो आम आदमी पार्टी के लोग हों या फिर केजरीवाल हों या फिर तमाम ऐसे लोग हों जो ये कह रहे हैं कि भाई किसान का साथ दो और राकेश टिकैत का साथ दो। पर उनमें से आज तक किसी ने उन लोगों की बुराई नहीं की जिन्होंने लाल किले पर हमारे तिरंगे का अपमान किया था। खालिस्तानियों को लेकर इनसे एक वर्ड नहीं बोला गया। वो नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनका वो प्रोपेगेंडा, उनका जो एजेंडा नहीं है। अगर वो ऐसा बोल देंगे, अभी आप देखो थोड़े टाइम पहले इस चीज़ पे अड़े हुए थे कि झंडा फहराया ही नहीं गया, उन्होंने इस बात को मानना ही, इसे मानने से मना कर दिया था कि तिरंगा को हाथ ही नहीं लगाया है। एक टाइम पर वो कह रहे थे खालिस्तानी झंडा नहीं लगाया गया। जब वो वीडियो वायरल हुआ, जब क्लियर दिखने लग गया, तो एक नई कहानी आ गई। आपने देखा होगा राजदीप सरदेसाई का, वो कहता है कि इसे ट्रैक्टर वाली गोली वाली बात आ गई कि भाई गोली मार दी, एक नवनीत की हत्या कर दी पुलिसकर्मियों ने। तो वहां पे उन लोगों उसको लेकर राजनीति करने लग गए। जब वो चीज़
चीजें भी क्लियर हो गई, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहां के बरेली के एडीजी ने जब इस चीज को क्लियर कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, नवनीत की हत्या जो ट्रैक्टर के हेड इंजरी से हुई थी, ट्रैक्टर पलट जाने से हुई थी, वो भी बैरिकेडिंग तोड़ रहा था, वहां पे ट्रैक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, वो नाच कर दिखा रहे थे, तो वहां पे ट्रैक्टर पलट गई उनकी और वो हेड इंजरी की वजह से वो मारे गए। तो उसको लेकर राजदीप सरदेसाई को आपने देखा कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और वहां पे भी गवर्नमेंट देख लो किस तरीके की बातें करते हुए दिख रही है। ममता बनर्जी कुछ और हमारे लोकतंत्र की बातें सिखा रही है, कोई डेमोक्रेसी पढ़ा रहा है, कोई सरकार कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पे आम किसानों को, आप इससे पहले आपने देखिए अभी किसान नेता जो अलग हुए हैं, जो राकेश टिकैत से अलग हुए हैं, वो हमें ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि हम तो राकेश टिकैत के साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि वो सरकार से जाकर हमारे किसान मुद्दा पे बात करेंगे, लेकिन ये राकेश टिकैत सिर्फ सरकार से जाकर यस नो यस नो यस नो करते थे, कभी आज तक कभी कोई बात ही नहीं हुई। मतलब 11 बैठक जो हुई थी उसमें आज तक कभी कोई बात ही नहीं हुई कि एमएसपी को लेकर बात किया जाए, किसान के गन्ने के बारे में बात किया जाए, या कोई पुराने इनकम, इनके पुराने पैसे इनके रह रहे हैं, पुराने इनके पैसे जो नहीं मिले उसके बारे में बात किया जाए। खुद जब किसान नेता इस बात को कह रहे हैं कि हम राकेश टिकैत को फॉलो करते थे, पर राकेश टिकैत सरकार से जाके बात करते थे और बात सिर्फ यस और नो में होती थी, कभी किसान के प्रॉब्लम को लेकर बात होती ही नहीं थी। तो मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, जो किसान नेता यहाँ जो बन के बैठे हुए थे, जो तथाकथित किसान बैठे थे, इनको किसान के किसी भी हल से, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इनको समाधान चाहिए नहीं था। लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ से जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को सपोर्ट किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, कोई उन सफाई कर्मियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा जो कि इन सारी चीज़ों में घायल हुए हैं और अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं? उनके बारे में सोचकर क्या कोई आपको मिलेगा कि वोट बैंक है? आपको लगता है कोई वोट देगा इनको? आप उन सफाई कर्मियों के बारे में जाकर अगर उनसे बात करो, मिलो, तो क्या आपको लगता है किसी राजनीतिक लोग, कोई भी सत्ता में बैठा हो, आपको उसको लगता है उसको वोट दिया जाएगा? तो आज के टाइम में चाहे वो कोई भी सत्ता हो, उसी का साथ देगी, उसी का साथ देगी जिसमें वोट मिलते हों। वोट बैंक का ही जमाना है अभी तो भारत में। जी, थैंक यू, धन्यवाद।